अच्छा, एक सवाल है, अगर किसी काम के लिए मान लीजिए एक बहुत बड़ा इनाम रख दिया जाए, तो क्या उसका नतीजा हमेशा हमेशा बेहतर ही होगा? सुनने में तो ये सवाल बहुत सीधा लगता है ना? लगता तो है। जैसे अगर आप अपनी सेल्स टीम से कहें कि टारगेट पूरा करने पर बड़ा बोनस मिलेगा, तो क्या वो ज्यादा इनोवेटिव हो जाएंगे? या अगर हम बच्चों को अच्छे ग्रेड्स के लिए पैसे दें, तो क्या वो सच में ज्यादा सीखेंगे? ज्यादातर लोग तो हाँ ही कहेंगे। बिल्कुल, हम सब यही सोचते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये पूरी सोच जिस पर हमारी कंपनियां और स्कूल सब कुछ टिका है, वो ना सिर्फ पुरानी है, बल्कि ज्यादातर मामलों में पूरी तरह से गलत है? बिल्कुल सही कहा। और ये कोई सिर्फ एक थियरी नहीं है, दशकों की रिसर्च यही बताती है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हाँ, आज हम प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के पीछे के विज्ञान को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो गाजर और छड़ी वाला तरीका है, मतलब इनाम और सजा का सिस्टम, वो आज की दुनिया में इतनी बुरी तरह से फेल क्यों हो रहा है। और इस पूरी चर्चा के लिए हमने जो स्रोत इस्तेमाल किए हैं, उनका सार हमें द ड्राइव फॉर इंट्रिंसिक एक्सीलेंस नाम के एक विश्लेषण से मिला है। ये इस विषय की बहुत गहरी पड़ताल करता है। तो चलिए शुरू करते। देखिए, इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए सोर्स हमें प्रेरणा के 3 वर्जन बताता है, या यूं समझिए 3 ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम? दिलचस्प। हाँ। पहला था मोटिवेशन 1.0। ये हमारा सबसे पुराना, सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है। बस जिंदा रहने की चाह, खाना, पानी, सुरक्षा। अच्छा, मतलब सर्वाइवल मोड, बस किसी तरह जिंदा रहना। एग्जैक्टली। फिर आई औद्योगिक क्रांति और उसके साथ आया मोटिवेशन 2.0। ओके। ये इस विचार पर बना था कि इंसान एक मशीन की तरह है। अगर सही पुर्जे मतलब इनाम लगाओगे तो अच्छा चलेगा, और गलत काम पर सजा दोगे तो सुधर जाएगा। यही है गाजर और छड़ी वाला सिस्टम। और यही सिस्टम आज भी ज्यादातर दफ्तरों और स्कूलों पर राज कर रहा है। बिल्कुल। और फिर आता है तीसरा। और यहीं पर कहानी में मोड़ आता है ना? यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। तीसरा है मोटिवेशन 3.0, जो इस बात को समझता है कि इंसान मशीन नहीं है। हम जिज्ञासा, उद्देश्य और किसी चीज में बेहतर बनने की चाह से प्रेरित होते हैं। इसे ही आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। हाँ, आंतरिक प्रेरणा। और समस्या यहीं से शुरू होती है। आज की दुनिया को चाहिए मोटिवेशन 3.0 वाले लोग, जो रचनात्मक हो, जो नई चीजें सोच सकें, लेकिन हम उन पर मोटिवेशन 2.0 का पुराना आउटडेटेड सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक तरह का सिस्टम क्रैश हो गया। बिल्कुल। रुकिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आप कह रहे हैं कि ज्यादातर कंपनियां जिस बोनस कल्चर पर चलती हैं, वो असल में काम ही नहीं करता। मुझे ये मानने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। कोई भी बिजनेस बिना नतीजों के तो नहीं चल सकता। आपका सवाल बिल्कुल सही है। और यहीं पर इस सोर्स का सबसे हैरान करने वाला वैज्ञानिक तथ्य सामने आता है। क्या है वो? रिसर्च ये दिखाती है कि अगर तो वाले इनाम, मतलब अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें वो मिलेगा, ये सिर्फ एक ही तरह के कामों के लिए असरदार होते हैं। और वो कौन से काम है? वो काम जो बेहद सीधे, नियम आधारित और कह सकते हैं उबाऊ हों। जैसे किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन पर एक ही काम बार बार करना। बिल्कुल, ऐसे काम जहाँ दिमाग नहीं लगाना है, बस निर्देशों का पालन करना है। लेकिन जैसे ही काम में थोड़ी सी भी रचनात्मकता, प्रॉब्लम सॉल्विंग या गहरी सोच की जरूरत पड़ती है, यही इनाम प्रदर्शन को बेहतर करने के बजाय खराब कर देते हैं। ये तो सुनने में बिल्कुल उल्टा लग रहा है। मतलब अगर मैं एक डिजाइनर को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा पैसे ऑफर करूं, तो हो सकता है कि उसका काम और खराब हो जाए। ये कैसे मुमकिन है? ये इसलिए होता है क्योंकि इनाम हमारी सोच के साथ एक अजीब खेल खेलते हैं। इसके पीछे कुछ ठोस मनोवैज्ञानिक कारण हैं। अच्छा। पहला, इनाम हमारी सोच को फैलाते नहीं, बल्कि उसे सिकोड़ देते हैं। एक तरह का टनल विजन दे देते हैं। टनल विजन मतलब जब हमारी नजर सिर्फ इनाम पर होती है, तो हमारा दिमाग सबसे तेज और सबसे आसान रास्ता खोजने लगता है। वो नए आइडियाज या अलग अलग तरीके के बारे में सोचना बंद कर देता है। ओह, तो मतलब क्रिएटिविटी का दरवाजा ही बंद हो जाता है। हम बस फिनिश लाइन की तरफ भागते हैं, रास्ते की परवाह किए बिना। सही कहा। दूसरा, ये हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा को मार देता है। जिज्ञासा को? हाँ, जो काम शायद पहले दिलचस्प लगता था, वो अब सिर्फ इनाम पाने का एक जरिया बन जाता है। काम का मजा खत्म, बस एक सौदा बाकी रह जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जैसे ही आप इनाम हटाते हैं, मोटिवेशन जीरो हो जाता है। जीरो? हाँ, क्योंकि काम करने की असली वजह तो इनाम थी, काम से प्यार या कुछ नया सीखने की इच्छा नहीं। तो ये सिर्फ बेअसर नहीं है, ये असल में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी से जुड़ा सोर्स में एक बहुत ही जबरदस्त दावा किया गया है।
वो बाहरी प्रेरणा के तरीकों को 7 घातक दोष या 7 डेडली सिंस कहता है। ये तो बहुत ही सख्त शब्द हैं। और ये शब्द बेवजह इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये आज के वर्कप्लेस में कर्मचारियों के असंतोष, बर्नआउट और स्कूलों में सीखने की प्रक्रिया को बर्बाद करने के असली कारण हैं। चलिए इनमें से कुछ पर बात करते हैं। पहला तो यही है कि ये आंतरिक प्रेरणा को खत्म कर देता है। इसका कोई उदाहरण है? एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सोचिए, एक बच्चा है जिसे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। हाँ। वो घंटों तक अपनी खुशी के लिए चित्र बनाता है। अब आप उसे हर ड्राइंग के लिए 50 रुपए देना शुरू कर देते हैं। कुछ ही हफ्तों में क्या होगा? वो शायद और ज्यादा ड्राइंग करेगा शुरू में, लेकिन फिर वो सिर्फ तभी ड्राइंग करेगा जब उसे पैसे मिलेंगे। जो पहले एक जुनून था, अब वो एक काम बन गया है। आपने अनजाने में उसकी कला को एक सौदे में बदल दिया। और जब पैसे मिलना बंद हो जाएंगे तो शायद वो ड्राइंग करना भी बंद कर दे। ये तो वाकई डरावना है ना? अच्छा, दूसरा घातक दोष कौन सा है जो आपको जरूरी लगता है? दूसरा है ये धोखेबाजी और शॉर्टकट को बढ़ावा देता है। जब लक्ष्य सिर्फ किसी भी तरह इनाम जीतना हो तो लोग उस तक पहुंचने के लिए सिस्टम से खिलवाड़ करने लगते हैं। इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है? हाँ, इसका क्लासिक उदाहरण है अमेरिका का वेल्स फार्गो बैंक स्कैंडल। वहां कर्मचारियों पर सेल्स टारगेट का इतना ज्यादा दबाव था कि उन्होंने लाखों फर्जी बैंक अकाउंट खोल दिए, सिर्फ अपना बोनस पाने के लिए। सिर्फ अपना बोनस पाने के लिए। उनका लक्ष्य अच्छी सर्विस देना नहीं था, बस किसी तरह वो नंबर हासिल करना था जिससे बोनस जुड़ा था। मतलब उत्कृष्टता की जगह बस किसी तरह टारगेट पूरा करना रह जाता है। और ये चीज तो हम हर जगह देखते हैं। स्कूलों में बच्चे सीखने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते हैं। बिल्कुल। और एक और दोष है जो मुझे बहुत गंभीर लगता है। ये अच्छे व्यवहार को बाहर कर देता है। वो कैसे? ये नैतिकता की जगह ये सोच लियाता है कि इसमें मेरे लिए क्या है। लोग टीम के साथ सहयोग करने या किसी की मदद करने के बजाय सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचने लगते हैं। अगर बोनस सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन पर है तो कोई टीम की मदद क्यों करेगा? ये तो किसी भी टीम या कंपनी के कल्चर के लिए जहर की तरह है। बिल्कुल। तो अगर ये इनाम इतने ही बुरे हैं तो क्या हमें सैलरी, बोनस, ग्रेड्स सब कुछ खत्म कर देना चाहिए? ये तो प्रैक्टिकल नहीं लगता। नहीं, और सोर्स भी ऐसा नहीं कहता। वो इस मामले में बहुत संतुलित है। उसका तर्क ये नहीं है कि इनाम बुरे हैं, बल्कि ये है कि हम उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। इनाम तब काम करते हैं जब काम पूरी तरह से नियम आधारित हो, नीरस हो और दोहराव वाला हो, जहां कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए। तो फिर उन कामों का क्या जहां दिमाग लगता है, जो आज की कह सकते हैं 90% नौकरियां हैं, उनके लिए सही तरीका क्या है? यहां पर सोर्स की सबसे अच्छी सलाह सामने आती है। वो कहती है, सबसे पहले लोगों को इतना पैसा दो कि पैसा उनके दिमाग से एक मुद्दा ही हट जाए। पे पीपल इनफ टू टेक द इशू ऑफ मनी ऑफ द टेबल। दिलचस्प। मतलब पैसे को एक मोटिवेटर की तरह नहीं, बल्कि एक चिंता हटाने वाले टूल की तरह इस्तेमाल करें। एकदम सही। पैसे को एक थ्रेशोल्ड मोटिवेटर के रूप में देखा जाना चाहिए। थ्रेशोल्ड मोटिवेटर? हाँ, मतलब पैसा आपको गेम में लाने के लिए जरूरी है, पर एक लेवल के बाद और ज्यादा पैसा आपके प्रदर्शन को नहीं बढ़ाता। अगर किसी को घर का किराया देने की चिंता है तो वो रचनात्मक काम कैसे कर सकता है? तो पहले उस चिंता को दूर करो। और एक बार जब पैसे की फिक्र खत्म हो जाती है तब असली प्रेरणा के स्रोत सामने आते हैं, और वो है स्वायत्तता, महारत और उद्देश्य। ये सुनकर मुझे सोर्स में दिए गए 2 तरह के व्यवहारों की याद आ रही है, टाइप एक्स और टाइप आई। ये इस पूरी बात को समझने में काफी मदद करता है। हाँ, ये इस पूरी चर्चा का मतलब सार है। टाइप एक्स, एक्सट्रिंसिक, वो लोग हैं जो बाहरी चीजों से प्रेरित होते हैं। पैसा, शोहरत, इनाम या सजा का डर। उनका ध्यान सीखने पर नहीं, नतीजों पर होता है। बिल्कुल। वे तभी काम करते हैं जब कोई देख रहा हो। और इसके उलट है टाइप आई, इंट्रिंसिक व्यवहार। हाँ, टाइप आई लोग अंदर की आवाज से चलते हैं। वे जिज्ञासा, किसी काम को बेहतर करने की चाह और एक बड़े उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। वो बिना किसी निगरानी के भी अपना सबसे अच्छा काम करते हैं, क्योंकि प्रेरणा अंदर से आती है, बाहर से नहीं। और इन दोनों के बारे में सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें समझनी चाहिए? सबसे जरूरी बात यह है कि आज के ज्ञान आधारित और रचनात्मक कामों में टाइप आई व्यवहार हमेशा, और मैं कह रहा हूं हमेशा, टाइप एक्स से बेहतर प्रदर्शन करता है। लंबे समय में जो लोग काम के आनंद, चुनौती और उद्देश्य से प्रेरित होते हैं, वे उन लोगों से कई ज्यादा सफल और इनोवेटिव होते हैं जो सिर्फ अगले बोनस या प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर टाइप आई इतना बेहतर है तो कंपनियां और स्कूल इसे बढ़ावा क्यों नहीं देते? सोर्स में इसी से जुड़ी एक त्रासदी का जिक्र है। हाँ, और वो त्रासदी ये है कि हमारे ज्यादातर सिस्टम्स, चाहे वो स्कूल हो या दफ्तर, अनजाने में
टाइप आई व्यवहार को कुचल देते हैं। कुचल देते हैं। हाँ, हम अपने सख्त नियमों, कंट्रोल और बाहरी इनामों से लोगों को स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु और उद्देश्यपूर्ण होने से रोकते हैं और उन्हें इनाम का पीछा करने वाली मशीनों में बदल देते हैं। हम अपने सबसे अच्छे लोगों की आंतरिक आग को बुझा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर संगठन इन पुराने मोटिवेशन 2.0 के तरीकों पर ही टिके रहते हैं तो उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ती है? कीमत बहुत बड़ी है और बहुत असली है। इसके सीधे परिणाम हैं डिसएंगेज्ड एम्प्लॉइज, यानी ऐसे कर्मचारी जो काम पर आते तो हैं पर उनका दिल और दिमाग कहीं और होता है। वो बस घड़ी देखकर अपना समय काटते हैं। सही कहा। दूसरा, बर्नआउट, क्योंकि लगातार बाहरी दबाव और इनाम के पीछे भागना इंसान को मानसिक और भावनात्मक रूप से थका देता है। और नवाचार में कमी तो होगी ही, क्योंकि कोई भी जोखिम लेने या कुछ नया सोचने की हिम्मत नहीं करेगा। सब बस वही करेंगे जिससे बोनस पक्का हो जाए। और अंत में हाई टर्नओवर, मतलब लोग नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, जो आपके सबसे अच्छे, सबसे प्रतिभाशाली और टाइप आई वाले लोग होते हैं, वे ऐसी जगह ज्यादा दिन नहीं टिकते जहां उनकी आज़ादी और रचनात्मकता को दबाया जाता है। वे ऐसी जगह चले जाते हैं जहां उनके काम को महत्व दिया जाता है, सिर्फ उनके नतीजों को नहीं। हम प्रक्रिया के बजाय नतीजे का पीछा करने लगते हैं और इस दौड़ में हम दोनों को खो देते हैं। बिल्कुल। तो बदलाव क्या है? हमें नियंत्रण और इनाम के इस जाल से निकलकर किस दिशा में जाना चाहिए? सोर्स का मूल तर्क यही है कि हमें एक बड़ा बदलाव करने की जरूरत है। हमें नियंत्रण से स्वायत्तता, ऑटोनॉमी की ओर बढ़ना होगा। हमें सिर्फ नियमों का पालन करवाने के बजाय लोगों को काम से जोड़ने, एंगेजमेंट पर ध्यान देना होगा। और हमें बाहरी इनामों से हटकर आंतरिक अर्थ की ओर। हाँ, आंतरिक अर्थ, पर्पस की ओर जाना होगा। लोगों को यह महसूस करवाना होगा कि उनका काम मायने रखता है। सोर्स की एक लाइन है जो इस पूरी बात को बहुत अच्छे से सारांशित करती है। हाँ, और वो ये है, इंसान मशीनें नहीं हैं जिन्हें धकेला जाए, वे दिमाग हैं जिन्हें संलग्न किया जाए। वाओ! जब तक हम लोगों को गाड़ी के पुर्जों की तरह देखेंगे जिन्हें चलाने के लिए बाहरी तेल, मतलब इनाम की जरूरत है, तब तक हम उनकी असली क्षमता का एक अंश भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को संक्षेप में देखें तो कुछ मुख्य बातें एकदम साफ है। पहली, अगर तो वाले इनाम सिर्फ सरल उबाऊ कामों के लिए है, स्मार्ट कामों के लिए नहीं। दूसरी, बाहरी प्रेरणा की अपनी छिपी हुई लागतें होती हैं। ये रचनात्मकता, नैतिकता और अच्छे व्यवहार को खत्म कर सकती हैं। तीसरी बात, आंतरिक प्रेरणा यानी टाइप आई व्यवहार स्वाभाविक है, लेकिन ये बहुत नाजुक भी है। इसे पनपने के लिए सही माहौल की जरूरत होती है, जहां कंट्रोल कम और भरोसा ज्यादा हो। और शायद सबसे जरूरी बात, संगठनों को लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने सिस्टम को फिर से डिजाइन करने की जरूरत है। प्रेरणा इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप किसे नौकरी पर रखते हैं, बल्कि इस बात पर कि आप काम का माहौल कैसा बनाते हैं। बिल्कुल सही। ये पूरी तरह से हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देता है। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जो सीधे इन विचारों से जुड़ा है। अगर पारंपरिक इनाम और सजा वाले तरीके उन कामों के लिए नाकाम हो रहे हैं जो आज सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, तो एक मैनेजर, एक शिक्षक या यहाँ तक कि एक माता-पिता के तौर पर कल ऐसा कौन सा एक छोटा बदलाव किया जा सकता है जिससे टाइप एक्स व्यवहार को अनजाने में बढ़ावा देने के बजाय टाइप आई व्यवहार को पोषित करना शुरू किया जा सके? ये सवाल सिर्फ सीईओज के लिए नहीं है, हम सभी के लिए है कि हम अपने आसपास के लोगों में सच्ची और टिकाऊ प्रेरणा कैसे जगा। अच्छा, तो आज का हमारा विषय है कि हमें काम करने की असली प्रेरणा मिलती कहाँ से है। क्या ये सिर्फ पैसा है, या अगला प्रमोशन, या फिर कुछ और है जो हमें सुबह जगाता है? ये सवाल आज के समय में बहुत बहुत जरूरी हो गया है। हमारे पास द इंटरनल इंजन, ऑटोनॉमी, मास्टरी एंड पर्पस किताब के कुछ अंश हैं जो इसी सवाल की गहराई में जाते हैं। और ये सोर्सेज कहते हैं कि मोटिवेशन का जो पुराना फॉर्मूला था ना, वो गाजर और छड़ी वाला। हाँ बिल्कुल, मतलब अच्छा काम करो तो इनाम, गलती करो तो सजा, ये अब ज्यादातर जगहों पर काम नहीं कर रहा। खासकर ऐसे कामों में जहां आपको मतलब दिमाग लगाना है, कुछ नया सोचना है। एग्जैक्टली। तो आज हम प्रेरणा के एक नए मॉडल, मोटिवेशन 3.0 पर एक गहरी पड़ताल करेंगे, और ये 3 आंतरिक शक्तियों पर आधारित है: स्वायत्तता, महारत और उद्देश्य। हाँ, तो हमारा मकसद है इन तीनों को समझना और ये जानना कि ये एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। पहला स्तंभ है स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। अब ये शब्द सुनते ही
सच कहूं तो मेरे दिमाग में थोड़ी घंटी बजती है। मतलब अराजकता, जिम्मेदारी की कमी। ये डर लगभग हर मैनेजर को होता है, लेकिन ये स्रोत साफ करते हैं कि स्वायत्तता का मतलब कियोस्क नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है एक दायरे के अंदर आज़ादी। सोचिए, लक्ष्य एकदम साफ है, हमें पहुंचना कहाँ है ये सबको पता है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता चुनने की आज़ादी, वो है स्वायत्तता। अच्छा, रास्ता चुनने की आज़ादी, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। और इसे और साफ करने के लिए स्रोत इसे 4 हिस्सों में बांटते हैं। 4 हिस्से? हाँ, पहला है काम, टास्क, मतलब आप किस पर काम करते हैं, इसमें थोड़ी चॉइस। ठीक है। दूसरा है समय, टाइम, आप कब काम करते हैं, मतलब वो सुबह 9 से 5 वाली सोच से थोड़ा आगे बढ़ना, जिसे हम फ्लेक्सिबल वर्किंग कहते हैं। बिल्कुल। तीसरा है तकनीक, आप काम कैसे करते हैं, इसमें अपनी सूझबूझ इस्तेमाल करने की छूट। और चौथा, टीम, आप किसके साथ काम करते हैं। वाह! काम, समय, तरीका और टीम, ये चारों मिलकर लोगों को ये महसूस कराते हैं कि वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे, वो अपने काम के मालिक हैं। इसका कोई असल दुनिया का उदाहरण है? क्योंकि सुनने में ये बहुत, क्या कहते हैं, आदर्शवादी लग रहा है। बिल्कुल है। सबसे मशहूर उदाहरण है कुछ कंपनियों का 20% समय वाला नियम। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। इसमें कर्मचारी अपने हफ्ते का 20% समय, मतलब एक दिन, अपनी पसंद के प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। और इससे कंपनी को क्या फायदा? इनोवेशन, नवाचार, जीमेल और गूगल न्यूज़ जैसे प्रोजेक्ट्स इसी 20% समय से निकले हैं। ये कोई प्लान किए हुए प्रोजेक्ट्स नहीं थे। अच्छा, ये किसी कर्मचारी के दिमाग की उपज थे, जिसे उसने अपनी आज़ादी के समय में बनाया। ये तो कमाल की बात है। तो इसका मतलब यह है कि लोग काम के खिलाफ नहीं होते? वो नियंत्रित किए जाने के खिलाफ होते हैं। बिल्कुल। जब आप लोगों को स्वायत्तता देते हैं, तो वे सिर्फ आदेश मानने वाले नहीं रहते, वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे पास स्वायत्तता है, काम शुरू करने की वजह है, लेकिन फिर आता है दूसरा स्तंभ, महारत, मैस्ट्री। हाँ, और ये किसी मंजिल पर पहुंचने के बारे में नहीं है। तो ये क्या है? ये लगातार बेहतर होने की चाहत है। ये एक सफर है, मंजिल नहीं। ये फ्लो की स्थिति से भी जुड़ता है ना, जब आप काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। बिल्कुल, जब चुनौती और कौशल के बीच एक सही संतुलन होता है, तब वो फ्लो की स्थिति आती है। लेकिन महारत हासिल करना आसान नहीं है। इसके बारे में स्रोत 3 सच्चाइयां बताते हैं। पहली, इसके लिए मेहनत लगती है, बहुत मेहनत। विकास हमेशा असुविधाजनक और धीमा होता है। ये तो है, रातों रात कुछ नहीं होता। दूसरी सच्चाई थोड़ी अजीब लग सकती है, वो ये है कि महारत एक अनंत स्पर्शी है। अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी शब्द है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका आसान मतलब ये है कि आप हमेशा बेहतर हो सकते हैं, लेकिन आप इसे कभी पूरा नहीं कर सकते। आप पूर्णता के करीब पहुंच सकते हैं, पर उसे छू नहीं सकते। मतलब सफर ही मंजिल है। बिल्कुल, अगर सब कुछ सीख लिया तो फिर मजा ही क्या। सही बात है। और तीसरी सच्चाई? इसके लिए एक उद्देश्य चाहिए। बिना किसी मतलब के इतनी मेहनत करना व्यर्थ लगता है। और यहीं पर आज के संगठन एक बड़ी गलती करते हैं ना। हाँ, बहुत बड़ी गलती। वे परिणाम तो मांगते हैं, लेकिन सीखने का माहौल नहीं देते। मतलब महारत तब पनपती है जब लोगों को अभ्यास के लिए समय मिले, असफल होने की एक सुरक्षित जगह मिले और बिना डर के फीडबैक मिले। अगर हर गलती पर सजा का डर हो तो कोई कुछ नया आजमाएगा ही क्यों। सही बात। तो हमारे पास काम शुरू करने की आज़ादी है, यानी स्वायत्तता, उसमें बेहतर होने की इच्छा है, यानी महारत। लेकिन ये सब क्यों? और यहीं आता है तीसरा और आखिरी स्तंभ, उद्देश्य, पर्पस। हाँ, ये बस एक सवाल का जवाब देता है, ये काम क्यों मायने रखता है। और ये मुनाफे और तनख्वाह से कहीं आगे की बात है। बहुत आगे की। शोध से पता चलता है कि जब लोग ये समझते हैं कि उनका काम दूसरों की मदद कैसे करता है या ये किसी सार्थक लक्ष्य में कैसे योगदान देता है, तो वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल, वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं और वे ज्यादा संतुष्ट भी रहते हैं। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि मिशन पर चलने वाली कंपनियां सिर्फ मुनाफे पर चलने वाली कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। और लोग भी तो सार्थक काम के लिए कम वेतन स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है जो मुझे बहुत पसंद आई। मुनाफा एक नतीजा है, उद्देश्य नहीं। हाँ, ये लाइन इस पूरी सोच का सार है। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये तीनों तत्व ये अलग अलग नहीं हैं। नहीं,
ये एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर है। ये एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। कैसे? देखिए, स्वायत्तता आपको काम से जुड़ाव देती है। हम्म ये जुड़ाव आपको उस काम में बेहतर होने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो आपको महारत की तरफ ले जाता है। और महारत? महारत आपके उद्देश्य की भावना को और गहरा करती है, और एक मजबूत उद्देश्य आपको लंबे समय तक मेहनत करने की ताकत देता है। मतलब एक भी तत्व हटा दिया तो पूरा सिस्टम कमजोर हो जाता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेतृत्व का तरीका भी बदलना होगा। हाँ, ये मैनेजमेंट से सक्षमता मतलब एनेबलमेंट की ओर एक बदलाव है। पुराना मॉडल तो कंट्रोल, अनुपालन और निगरानी पर आधारित था। हाँ, और नया मॉडल विश्वास, प्रतिबद्धता और सक्षमता पर आधारित है। तो लीडर का काम क्या है? लीडर लोगों को प्रेरित नहीं करते हैं, वो ऐसा माहौल बनाते हैं जहां प्रेरणा खुद पनपती है। वाह! तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि उच्च प्रदर्शन का रहस्य बाहरी दबाव नहीं बल्कि आंतरिक इच्छा है। स्वायत्तता अराजकता नहीं बल्कि जिम्मेदारी बढ़ाती है। सही बात। महारत के लिए धैर्य और सुरक्षित असफलता की जरूरत होती है। बिल्कुल। और उद्देश्य मेहनत को प्रतिबद्धता में बदल देता है। इसी सोच के साथ मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। स्रोत में एक बड़े बदलाव की बात की गई है, तो सोचिए अगर आपको अपने काम या अपनी टीम में सिर्फ एक चीज बदलने का मौका मिले, स्वायत्तता, महारत या उद्देश्य में से, तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये एक छोटा सा बदलाव, बस एक छोटा सा बदलाव आपके और आपके आसपास के लोगों के काम करने के अनुभव को कैसे बदल सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर। कभी ऐसा महसूस होता है कि मोटिवेशन एक बैटरी की तरह है, मतलब सुबह तो फुल चार्ज पर शाम होते होते पूरी खत्म। हाँ, और फिर हम सोचते हैं कि शायद हम ही कोई गड़बड़ है। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिन दस्तावेजों पर बात करने वाले हैं वे इस पूरी सोच को जड़ से हिला देते हैं। हमारे पास आर्किटेक्टिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन द टाइप आई डिजाइन मैनुअल के कुछ अंश हैं। और देखिए, इसमें जो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात कही गई है वो ये है कि मोटिवेशन लोगों की प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ, ये एक डिजाइन प्रॉब्लम है। अगर लोग, चाहे वो काम पर हो या स्कूल में, प्रेरित महसूस नहीं कर रहे, तो लोगों को नहीं, सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल, और यही आज की हमारी बातचीत का केंद्र है। ये मैनुअल हमें सिखाता है कि ऐसा माहौल कैसे बनाया जाए जहां आंतरिक प्रेरणा, जिसे ये टाइप आई व्यवहार कहता है, वो अपने आप पैदा हो। हाँ, एक डिफॉल्ट सेटिंग बन जाए। और ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। हम देखेंगे कि ये सिद्धांत हमारी आदतों, बच्चों की पढ़ाई, हर चीज पर कैसे लागू होते हैं। तो चलिए इस डिजाइन की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले बुनियादी बात पर आते हैं। ज्यादातर कंपनियां लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्या करती हैं? वही पुराना तरीका, बोनस का लालच, टारगेट का दबाव, रैंकिंग मतलब गाजर और छड़ी। हाँ, और इस मैनुअल का तर्क है कि ये तरीका न सिर्फ पुराना है बल्कि हानिकारक भी है। ये ऐसा है जैसे आप एक पौधे को डांट कर या लालच देकर बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। जबकि असलियत यह है कि बढ़ने की इच्छा यानी मोटिवेशन उस पौधे के अंदर पहले से ही है। आपका काम उसे खींचना नहीं बल्कि सही माहौल देना है। मिट्टी, पानी, धूप और खराब सिस्टम जैसे बहुत ज्यादा कंट्रोल या सिर्फ नतीजों पर फोकस करना उस अंदरूनी इच्छा को दबा देता है। मतलब समस्या बीज में नहीं, बगीचे के माली में है। एकदम सही। समाधान व्यक्ति को ठीक करना नहीं है बल्कि उस माहौल को बदलना है जो प्रेरणा को स्वाभाविक रूप से पनपने दे। तो सवाल ये नहीं है कि हम लोगों को कैसे प्रेरित करें। नहीं, सही सवाल यह है कि हम वे कौन सी बाधाएं हटा सकते हैं जो लोगों को पहले से प्रेरित होने से रोक रही हैं। ठीक है, तो अगर सिस्टम बदलना एक बड़ा काम है, एक व्यक्ति के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? क्या हम अपनी प्रेरणा के खुद आर्किटेक्ट बन सकते हैं? हाँ, और यहीं से ये मैनुअल बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। ये 3 मुख्य स्तंभों की बात करता है: स्वायत्तता, महारत और उद्देश्य। ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैं अपने बॉस से कहूं कि मैं जब चाहूं तब काम पर आऊंगी? हाँ, नहीं, उतना भी सीधा नहीं। इसका मतलब है कि जहां भी मुमकिन हो अपने काम के क्या, कब, कैसे और किसके साथ पर थोड़ा नियंत्रण हासिल करना। अच्छा। हो सकता है आप समय तय ना कर सकें, लेकिन आप ये तो चुन सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट को किस तरीके से पूरा किया जाए। ये छोटी छोटी स्वायत्तता भी बहुत बड़ा फर्क लाती है। ये आपके काम को सिर्फ एक टास्क से बदलकर आपका प्रोजेक्ट बना देती है। बिल्कुल। और दूसरा स्तंभ आपने बताया महारत, मास्टरी। हाँ,
महारत यानी किसी काम में बेहतर और बेहतर होते जाने की इच्छा, ये उन कामों पर ध्यान देने के बारे में है जो आपकी क्षमताओं को चुनौती देते हैं, ना कि सिर्फ आसान काम निपटाने के बारे में। जैसे वो प्रोग्रामर जो सिर्फ अपना काम खत्म करने के बजाय हर हफ्ते एक नई कोडिंग तकनीक सीखने का लक्ष्य रखता है, भले ही इससे उसका मौजूदा प्रोजेक्ट थोड़ा धीमा हो, पर लंबे समय में उसकी काबिलियत बढ़ जाती है। हाँ, यहाँ सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सवाल मुझे इस काम से क्या मिलेगा से बदलकर मैं इस काम में क्या सुधार सकती हूँ हो जाता है। सही कहा। सफलता का पैमाना बाहरी इनाम नहीं बल्कि अंदरूनी विकास बन जाता है। और तीसरा उद्देश्य। और तीसरा स्तंभ है उद्देश्य, पर्पस, यानी अपने काम को किसी बड़े लक्ष्य से जोड़ना। ये समझना कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों मायने रखता है। तो ये तो हुई व्यक्तिगत स्तर की बात, लेकिन इसे एक पूरे संगठन में कैसे लागू किया जाए जहां सैकड़ों या हजारों लोग काम करते हैं? संगठन के स्तर पर भी यही 3 स्तंभ काम करते हैं। स्वायत्तता का मतलब है टीमों को उनके लक्ष्यों का मालिक बनाना, माइक्रो मैनेजमेंट को खत्म करना, भरोसा करना। हाँ, ये मानने के बजाय कि लोगों को हर कदम पर इजाजत की जरूरत है, ये भरोसा करना कि वो सही फैसला लेने में सक्षम है। इसे अनुमति की संस्कृति से विश्वास की संस्कृति में बदलना कहते हैं। ठीक है, टीमों को आजादी देना समझ आता है, लेकिन आजादी का क्या फायदा अगर उनके पास काम को बेहतरीन तरीके से करने की काबिलियत ही ना हो? यहीं पर शायद महारत का कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल। महारत को बढ़ावा देने वाले संगठन सिर्फ नतीजों में नहीं बल्कि सीखने में निवेश करते हैं। वे सिर्फ परफॉर्मेंस को नहीं, सुधार को पुरस्कृत करते हैं। हाँ, सुधार को। वे प्रयोग और असफलता को सामान्य बनाते हैं, क्योंकि महारत हासिल करने के लिए यह जरूरी है। अगर लोग गलती करने से डरेंगे तो वे कभी भी अपनी सीमाओं को आजमाने की कोशिश नहीं करेंगे। और महारत वहीं रुक जाएगी। एग्जैक्टली। वे एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां सवाल पूछना स्मार्ट होने की निशानी है, न कि बेवकूफी की। लेकिन उद्देश्य की बात थोड़ी खोखली नहीं लगती? हर कंपनी कहती है हम दुनिया बदल रहे हैं, जबकि वे सिर्फ एक ऐप बेच रहे होते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक कर्मचारी इस दिखावे और असलियत में फर्क कैसे करे? देखिए, मैनुअल के मुताबिक उद्देश्य तभी काम करता है जब वो सच्चा हो और रोज के फैसलों में दिखाई दे। ये दीवार पर लटका एक अच्छा सा वाक्य नहीं हो सकता। मतलब एक्शन में दिखना चाहिए। हाँ, ये तब सच लगता है जब लीडर्स लंबी अवधि के मूल्यों के लिए छोटी अवधि का मुनाफा का त्याग करते हैं। जब कर्मचारी देखते हैं कि कंपनी के फैसले उसके बताए गए उद्देश्य से मेल खाते हैं, तब वो उद्देश्य एक गाइडिंग फोर्स बन जाता है। मैं इसी सवाल पे आने वाली थी। हम सब इन ऊंचे सिद्धांतों की बात कर सकते हैं, लेकिन दिन के आखिर में तो बिल भरने हैं। पैसे का क्या पैसा प्रेरित नहीं करता? ये एक बहुत ही जरूरी और बारीक मुद्दा है। स्रोत कहता है कि पैसा बिल्कुल मायने रखता है, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसे हम सोचते हैं। तो कैसे? इसका एक सुनहरा नियम है। लोगों को इतना भुगतान करें कि पैसा उनकी चिंता का विषय ही ना रह जाए। अच्छा, मतलब पैसा एक प्रेरक नहीं बल्कि एक डीमोटिवेटर को हटाने का तरीका है। सही पकड़ा आपने। अगर मुझे हर महीने बिलों की चिंता है तो मैं स्वायत्तता या महारत के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? बिल्कुल। जब लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के बारे में चिंतित नहीं होते, तभी उनका दिमाग इन ऊंची चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। पैसे का काम है रास्ते से हटना। तो बेहतर मुआवजे के सिद्धांत क्या हैं? पहला, भुगतान निष्पक्ष और पारदर्शी हो। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उनके काम की सही कीमत मिल रही है। दूसरा, सोचने समझने वाले क्रिएटिव काम के लिए अगर तो वाले बोनस। अगर टारगेट पूरा हुआ तो बोनस मिलेगा वाले? हाँ, वो कम से कम हो। रुकिए, ये तो बहुत अजीब बात है। सेल्स टीमों का क्या? उनका तो पूरा ढांचा है इसी पर टिका है। क्या स्रोत मानता है कि ये मॉडल हमेशा गलत होता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। स्रोत कहता है कि ऐसे बोनस उन कामों के लिए ठीक है जो सीधे, सरल और दोहराव वाले होते हैं, जैसे 1 घंटे में 100 डिब्बे पैक करना। अच्छा। लेकिन जहां रचनात्मकता, प्रॉब्लम सॉल्विंग या लंबी सोच की जरूरत होती है, वहां ये बोनस अक्सर शॉर्टकट और संकीर्ण सोच को जन्म देते हैं। लोग सिर्फ बोनस पाने पर ध्यान देते हैं, बड़े लक्ष्य पर नहीं। सही कहा। इसलिए बोनस का इस्तेमाल नियंत्रण के लिए नहीं, बल्कि काम के बाद मान्यता और प्रशंसा के रूप में किया जाना चाहिए। पैसा प्रेरणा का समर्थन करे, उसकी जगह न ले। तो अगर सिस्टम को बदलना है, मुआवजे के तरीके को बदलना है, तो जाहिर है कि लीडरशिप की भूमिका भी बदलनी होगी। बिल्कुल। एक पारंपरिक बॉस तो एक ट्रैफिक पुलिस की तरह होता है। निर्देश दो, निगरानी करो और गलती करने पर सजा दो। सही कहा।
लेकिन एक टाइप 1 लीडर एक वास्तुकार या आर्किटेक्ट की तरह होता है। वे एक ऐसा माहौल डिजाइन करते हैं जहां लोग खुद ब खुद पनप सकें। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये हर स्थिति में काम करता है? क्या कभी-कभी एक लीडर को ट्रैफिक पुलिस की तरह ही काम नहीं करना पड़ता, खासकर जब कोई संकट हो? बेशक, संकट के समय निर्देश देना जरूरी हो सकता है, लेकिन एक आर्किटेक्ट लीडर का रोज का काम अलग होता है। वे जवाब देने के बजाय बेहतर सवाल पूछते हैं ताकि टीम खुद समाधान खोज सके। अच्छा, वे नियमों को लागू करने के बजाय अपनी टीम की स्वायत्ता की रक्षा करते हैं। उनका ध्यान किसकी गलती है पर नहीं, बल्कि हमने इससे क्या सीखा पर होता है। वे रास्ते की बाधाओं को हटाते हैं। वे एक बगीचा तैयार करते हैं, ना कि हर पौधे को खींचकर लंबा करने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है। स्रोत इन सिद्धांतों को शिक्षा और हमारी निजी जिंदगी पर भी लागू करता है। सोचिए हमारे पूरे शिक्षा सिस्टम के बारे में। ग्रेड, रैंकिंग, गोल्ड स्टार्स। और मैनुअल के अनुसार ये सारी चीजें असल में सीखने की स्वाभाविक इच्छा को मार देती हैं। जिज्ञासा को। हाँ, जिज्ञासा को। ये सतही सीखने को प्रोत्साहित करती हैं, जहां छात्र सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते हैं, विषय को समझने के लिए नहीं। सोचिए उस बच्ची के बारे में जिसे डायनासोर पसंद है। वो उनके बारे में सब कुछ पढ़ती है, फिर स्कूल में उसे डायनासोर पर एक टेस्ट देना पड़ता है जिसमें उसे ए मिलता है। अब उसका लक्ष्य डायनासोर के बारे में जानना नहीं, बल्कि अगला ए लाना बन जाता है। एग्जैक्टली। स्रोत शरण इसी खतरे की बात कर रहा है। तो एक बेहतर शिक्षा प्रणाली कैसी होगी? एक टाइप आई शिक्षण प्रणाली अंकों पर नहीं, बल्कि महारत पर जोर देती है। यह सीखने के रास्ते में छात्रों को विकल्प देती है या प्रदर्शन के बजाय प्रयास और सुधार को पुरस्कृत करती है, ताकि छात्र सीखने के लिए सीखे, न कि सिर्फ ग्रेड के लिए। बिल्कुल। और यही बात हमारी आदतों पर भी लागू होती है ना? हम में से कितने ही लोग नए साल पर जिम जाने का संकल्प लेते हैं और फरवरी तक छोड़ देते हैं। हाँ, हम खुद पर दबाव डालते हैं जो ज्यादातर नाकाम होता है। क्योंकि वो दबाव बाहरी होता है। स्रोत के अनुसार व्यायाम तब आदत बनता है जब वो मजेदार हो। आदतें तब टिकती हैं जब वो खुद चुनी गई हों, किसी और द्वारा थोपी न गई हो। हाँ, अनुशासन दबाव से नहीं, उद्देश्य से बढ़ता है। जब आपको पता होता है कि आप कोई आदत क्यों बना रहे हैं और उसका आपके जीवन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो उसे बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। आखिर में स्रोत इस बात पर आता है कि हम क्या मापते हैं, क्योंकि आप जो मापते हैं वही दिखाता है कि आप किसे महत्व देते हैं। सही है। टारगेट जैसी चीजें मापते हैं। हाँ, वो आउटपुट को मापते हैं। लेकिन टाइप 1 सिस्टम अलग चीजें मापते हैं। सीखने की गति, टीम का जुड़ाव, योगदान और कर्मचारियों या छात्रों की भलाई। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा, क्योंकि ये प्रक्रिया को परिणाम जितना ही महत्वपूर्ण बनाता है। ये सिर्फ फल को नहीं, बल्कि उस पेड़ की सेहत को भी मापता है जिससे फल आते हैं। जब आप सीखने की गति को मापते हैं तो आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं प्रयोग करने के लिए। जब आप जुड़ाव को मापते हैं तो आप एक सकारात्मक संस्कृति का निर्माण करते हैं। और जब आप भलाई को प्राथमिकता देते हैं तो आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी टीम लंबी अवधि में सफल और स्वस्थ रहे। ये तो पूरी तरह से अलग सोच है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो कुछ मुख्य बातें क्या होंगी? पहली तो यही कि समस्या लोगों में नहीं, सिस्टम में है। हाँ, प्रेरणा की कमी अक्सर एक खराब माहौल का लक्षण है, व्यक्तिगत विफलता का नहीं। दूसरी, लोगों को उचित भुगतान करें, इतना कि पैसा चिंता का विषय न रहे। और फिर रास्ते से हट जाएं। पैसे को प्रेरणा का मुख्य स्रोत ना बनाएं। तीसरा, लीडर बॉस नहीं बल्कि प्रेरणा के आर्किटेक्ट होते हैं। उनका काम एक ऐसा माहौल बनाना है जहां लोग खुद को प्रेरित कर सकें। चौथा, सीखना और बेहतर होने की इच्छा बाहरी इनामों की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली और स्थायी प्रेरक है। और आखिर में टाइप आई संस्कृतियां जो स्वायत्ता, महारत और उद्देश्य पर बनी है, लंबे समय में हमेशा जीतती हैं। वे ज्यादा रचनात्मक, ज्यादा लचीली और ज्यादा टिकाऊ होती हैं। स्रोत का अंतिम तर्क बहुत सीधा और सरल है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से आजादी, सुधार और सार्थकता चाहता है। ये हमारी बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरतें हैं। जो सिस्टम इन सच्चाइयों के साथ मिलकर काम करते हैं, वो हमेशा उन सिस्टम से बेहतर प्रदर्शन करेंगे जो इनके खिलाफ लड़ते हैं। प्रेरणा कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोगों के साथ करते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसके लिए आप उनके साथ मिलकर एक माहौल बनाते हैं। बहुत खूब। और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात है, अगर ये सिद्धांत इतने शक्तिशाली हैं, तो हमारे अपने जीवन में वे कौन से छोटे अनदेखे सिस्टम हैं, हमारी व्यक्तिगत दिनचर्या से लेकर हमारे पारिवारिक नियमों तक,
जिन्हें हम आज ही थोड़ा बेहतर बनाने के लिए फिर से डिजाइन करना शुरू कर सकते हैं।